भारत के सबसे ताकतवर उद्योगपतियों में शामिल अंबानी परिवार अचानक से जांच एजेंसियों और अदालतों के घेरे में है। अगस्त 2025 के आखिरी हफ्ते में दो बड़ी घटनाओं ने देश की राजनीति और कॉरपोरेट जगत को हिलाकर रख दिया। एक तरफ सीबीआई ने अनिल अंबानी के घर और दफ्तरों पर छापेमारी की, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश अंबानी के वनतारा वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम यानी एसआईटी बना दी। अनिल अंबानी का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। एक समय वो भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में गिने जाते थे। 2014 से पहले ही उन्होंने नरेंद्र मोदी को देश का अगला सीईओ बताकर कॉरपोरेट जगत में मोदी का ताज पहनाया था। अनिल अंबानी वही शख्स थे जिन्होंने मोदी को गांधी और पटेल की बराबरी में लाकर खड़ा कर दिया था। ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, बल्कि उस वक्त कॉरपोरेट इंडिया की मोदी के नाम पर झुकना था। लेकिन आज वही अनिल अंबानी बैंक धोखाधड़ी, शेल कंपनियों और हजारों करोड़ के घोटाले के आरोप में सीबीआई के शिकंजे में फंसे हैं। सवाल उठ रहा है, जो शख्स सालों तक राजनीतिक संरक्षण की छतरी में सुरक्षित थे, अचानक अब क्यों गिरफ्त में आ गए हैं? राफेल डील तो आपको याद ही होगी। जब 2012 की यूपीए सरकार एचएएल के साथ 126 राफेल बनाने की बात कर रही थी, तो 2016 में मोदी ने सीधे 36 फाइटर जेट्स खरीदने का करार कर लिया था। और सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब फ्रांस की कंपनी दासो ने अनिल अंबानी की नई बनी कंपनी रिलायंस डिफेंस को ऑफसेट पार्टनर बना लिया था। कंपनी सिर्फ 12 दिन पुरानी थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने सौदा बदलकर 30,000 करोड़ का काम एक कर्ज में डूबे कारोबारी को दिला दिया। सरकार और दासा ने इनकार किया। कोर्ट ने भी सरकार को क्लीन चिट दे दी, लेकिन इसने ये छवि जरूर पक्की कर दी कि राजनीतिक नजदीकियां किस तरह के बड़े सौदे का रुख बदल देती हैं। ये सिर्फ एक मामला नहीं, यस बैंक स्कैम में भी अनिल अंबानी का नाम सबसे बड़े फायदा उठाने वालों में आया था। 12,800 करोड़ का लोन दिया गया, जो बाद में एनपीए बन गए। बैंक का चेयरमैन जेल गया, रिलायंस ग्रुप के दो बड़े अधिकारी जेल गए, लेकिन अनिल अंबानी बार बार पूछताछ के बावजूद ना तो गिरफ्तार हुए और ना ही चार्जशीट दाखिल हुई। लोगों ने इसे सिलेक्टिव जस्टिस कहा, यानी छोटे लोग जेल में, बड़े लोग आजाद। दूसरी तरफ है मुकेश अंबानी। उनका वनतारा प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा निजी वन्यजीव संरक्षण केंद्र बताया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और याचिकाओं ने आरोप लगाया कि विदेशी जानवरों को अवैध तरीके से लाया गया और जमीन के इस्तेमाल में भी गड़बड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों को हल्के में नहीं लिया और जस्टिस चेलमेश्वर की अध्यक्षता में एसआईटी बना दी। इसका मतलब साफ है, ये मामला सिर्फ कोई सीएसआर प्रोजेक्ट या प्लांथ्रोपी नहीं रहा, बल्कि न्यायिक निगरानी वाला केस बन गया। अब सोचिए, मोदी सरकार पर सालों से क्रोनी कैपिटलिज्म यानी अपने करीबी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगते रहे हैं। आलोचक कहते रहे हैं कि मोदी और अंबानी एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि अनिल पर सीबीआई की रेड और मुकेश पर सुप्रीम कोर्ट की जांच, ये दोनों मिलकर एक अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। क्या ये सब अचानक हो रहा है या इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति है? दरअसल मोदी सरकार इस समय कई संकटों से घिरी हुई है। अमेरिका से रिश्ते बिगड़ चुके हैं, ट्रंप के साथ व्यक्तिगत दोस्ती का दावा अब भारत के लिए आर्थिक बोझ बन चुका है। विपक्ष भी पहले से कहीं ज्यादा एकजुट है और सबसे गंभीर आरोप ये है कि 2014 का चुनाव वोट चोरी से जीता गया। ऐसे में मोदी सरकार को एक नई कहानी चाहिए थी, एक नया नैरेटिव चाहिए था, और अंबानी परिवार पर कार्रवाई से बेहतर कहानी क्या हो सकती है? अनिल अंबानी अब राजनीतिक रूप से बेकार हो चुके हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई करना मोदी के लिए आसान है। वहीं मुकेश अंबानी पर एसआईटी ये एक तरह का ऑप्टिक्स है, यानी दिखाने के लिए कुछ और असलियत में कुछ और, ताकि मोदी सरकार जनता और दुनिया को कह सकें, देखो मैं अपने सबसे बड़े दोस्त के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई कर रहा हूं। ये चाल पीएम मोदी को क्रोनी कैपिटलिज्म वाले ठप्पे से कुछ हद तक बचा सकती है, लेकिन असली सवाल ये है
क्या जनता इसे मान लेगी या फिर विपक्ष का लोकतंत्र बचाओ वाला नैरेटिव ज्यादा ताकतवर साबित होगा? ये कहानी सिर्फ अंबानी भाइयों की नहीं है, ये भारत के उस राजनीतिक तंत्र की कहानी है जहां उद्योगपति और सत्ता हमेशा एक दूसरे के सहारे आगे बढ़ाई जाती है। और आज जब वही सहारा राजनीतिक रणनीति के लिए तोड़ा जा रहा है तो हमें समझना होगा कि असली खेल पर्दे के पीछे है। पीएम मोदी भले ही इसे रूल ऑफ लॉ की मिसाल के तौर पर पेश करें, लेकिन क्या ये वास्तव में न्याय है या फिर सिर्फ एक और राजनीतिक ड्रामा? भारत में ताकतवर भी सुरक्षित नहीं, या फिर सिर्फ तब तक सुरक्षित हैं जब तक वो सत्ता के काम आ सकते हैं। सोचना बेहद जरूरी है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।